Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Clad Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, स्वागत है आपका फिर से एक बार MSCT के इस बैच में 501 क्वेश्चन की सीरीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल कहता है वर्ड्स डिस्क्राइबिंग क्वालिटी ऑफ थिंग्स cannot be registered as a trademark। तो कोई शब्द हैं, कोई वर्ड्स हैं। ट्रेडमार्क की डेफिनेशन अलग होती है। किसी भी तरीके का मार्क जो पर्टिकुलर उस ट्रेड से रिलेटेड हो, उस ट्रेड को दर्शाता हो। लेकिन अगर कोई शब्द है जो सिर्फ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में एलोबरेट करके बताते हैं, उसको हम ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर करेंगे। Over such words may be registered as a trademark if they acquire a secondary meaning। लेकिन अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के क्राइटेरिया में फिट बैठ जाते हैं, उनको हम आपको एज अ मार्क दे देंगे। वर्ड्स acquire secondary meaning when people start associating the descriptive words with a person's specific। कुछ शब्द हैं जिसको लोग आपके ही पर्टिकुलर बिजनेस का पार्ट मान लेने हैं। कुछ कितने ही सालों से वो वर्ड्स आप अपने बिजनेस के लिए यूज लेते आए हो और लोगों का उन्हीं वर्ड्स की वजह से आपके बिजनेस को पहचानना है। जैसे रिलायंस का मतलब तो भरोसा होता है, लेकिन वही रिलायंस ट्रेडमार्क है कि नहीं? टाटा क्या है? ये वर्ड क्या है? कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन टाटा जो है वो वर्ड जो है वो टाटा स्टील को दिया गया कि नहीं दिया गया? समझ रहे हो मेरी बात को? फैक्ट है, अ हैचरी लोकेटेड इन रायपुर इज ओन्ड बाय एक्स। X has been using the slogan new laid eggs sold here। तो एक पर्टिकुलर हैचरी है रायपुर में, X उसका मालिक है और X एक स्लोगन यूज करता है न्यू लेड एग्स सोल्ड हियर। ठीक है। सिंस 1970 टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एग्स सोल्ड इन हिज हैचरी। तो उसका जो मुर्गी फार्म है, फार्म हाउस है, तो वहां पर ये क्या कह रहा है कि हम जो हैं, हमारे अंडे जो होते हैं, जो फ्रेश अंडे सारे के सारे, तो ये उन अंडों की क्वालिटी बताता है, ताजा अंडे या मजबूती वाले। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज ऑफ दिस स्लोगन, पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग दिस स्लोगन विथ एक्स। तो ये उन्होंने मान लिया कि एक्स नाम का जो हैचरी है, एक्स नाम का जो मुर्गी पालन का फार्म हाउस है, उन्हीं का ये लाइन है। एक्स फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ड्स न्यू लेड एग्स। तो यहां पर उसने इस पर्टिकुलर 3 शब्दों के लिए मार्क मानने के लिए रजिस्ट्रेशन किया एज अ ट्रेडमार्क इन द ईयर 1970। तो उसने 1970 से अप्लाई किया। चलिए, तो अब आप बताइए कि जो वर्ड है वो रजिस्टर्ड हो पाएगा? विल नॉट बी रजिस्टर्ड। द वर्ड मे बी रजिस्टर्ड, द वर्ड्स मे नॉट बी रजिस्टर्ड। तो आपको क्या लगता है इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है द वर्ड मे बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। मतलब हम गारंटी लेकर नहीं कह सकते। अगर यहां पर इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ऑफ ट्रेडमार्क को ये फील होता है कि हाँ भाई, आपके ही पर्टिकुलर इन शब्दों को ये समझा जाता है, आपकी हैचरी से रिलेट किया जाता है, लोग इसी पर्टिकुलर वर्ड को आपके बिजनेस से कंटिन्यूअस मानते हैं, समझदार मानते हैं, तो हम आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये यहां पर अपन गारंटी के साथ नहीं कर सकते, मे बी। क्वेश्चन है, a person has no legal remedy for an injury caused by an act to which he has consented। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ने कोई काम अपनी मर्जी से किया है, कंसेंट दी है, और उसमें उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो हम उसको कंपनसेट नहीं करेंगे। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया टॉर्ट लॉ का एक्सेप्शन है। आर, a cricket enthusiast purchased a ticket to watch T20 match organized by the IPL। तो आर जो है क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, T20 मैच देखने के लिए एक टिकट खरीदता है आईपीएल की सीरीज का। ड्यूरिंग द मैच अ बॉल स्ट्रक फॉर 6 हिट्स आर ऑन हिज बॉडी एंड इंजर हिम।
तो एक क्रिकेटर ने जोरदार शॉट मारा 6 के लिए, और वो जो पर्टिकुलर बॉल है आर की बॉडी पर आकर लगती है और उसको इंजरी हो जाती है। ही सूज आईपीएल फॉर कंपनसेशन फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस। तो वो कंपनसेट करने के लिए सू करता है किसको? आईपीएल को। सवाल यहां प्रिंसिपल क्लियरली कहता है कि कोई लीगल रेमेडी आपको नहीं मिलेगी अगर आपने उस इंजरी के लिए कंसेंट खुद दिया। जो मोटर कार रेस देखने जाते हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं, फुटबॉल के ग्राउंड में जो भीड़ जाती है, उन सभी को पता है कि यहाँ छोटा मोटा रिस्क है। उसके लिए आप क्रिकेट खरीद रहे हो ना, पैसे दे रहे हो, कंसेंट दे रहे हो अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती आपको नहीं ले जा रहा। तो ऐसी चोटों के लिए हम आपको कोई कंपनसेशन नहीं देने। आर शुड बी कंपनसेट, गलत। आर वुड फेल इन हिज एक्शन एज ही वॉलंटरी एक्सपोर्ट हिमसेल्फ टू द रिस्क, परफेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन। तो कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर आप ये कहोगे कि मुझे कानून की जानकारी नहीं था, सॉरी सर मैं यहां पर नया हूं, मुझे आपके शहर के नियम नहीं पता है, मुझे आपके राज्य के लॉ नहीं पता है, नहीं चलेगा। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, बट हाँ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल इन द आइज ऑफ लॉ। तो देखिए, X failed to file his income tax return for a considerable number of years. X जो है वो अपना इनकम टैक्स पिछले कुछ सालों से नहीं भर पा रहा है, रिटर्न नहीं भर पा रहा है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्व अपॉन हिम अ शो कॉज नोटिस। तो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको शो कॉज नोटिस दे दिया कि भाई कारण बताओ, as to why proceedings should not be initiated against him for the recovery of the income tax due from him with interest and penalty। तो यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको कारण बताओ नोटिस दिया कि हम आपके खिलाफ प्रोसीडिंग क्यों ना शुरू करें, इस बात के लिए कि हम आपसे इनकम टैक्स का जो बकाया है वो भी वसूल करेंगे इंटरेस्ट के साथ, और पेनल्टी के भी चार्जेस लगाएंगे। तो आप यहां पर मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसका जवाब दें मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या आपको लगता है कि X बच जाएगा, या X को ऑफिसर के शो कॉज नोटिस के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्लेम भरने पड़ेंगे, पेनल्टी भरनी पड़ेगी? क्या वो कह सकता है कि ये कानून भी है, मुझे इस बारे में पता नहीं था? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है सर, ऊपर प्रिंसिपल से ही सारी क्लैरिटी हो गई है हमें। X may defend, गलत जवाब। X would have to pay the due and ignorance of law and failure to comply with law is no legal ground of defense, perfect answer। Damage without the violation of legal right is not actionable in a court of law if the interference with the right of another person is not unlawful or unauthorized, but unnecessary consequences of the exercise of defendant's own lawful right, no action should lie। तो इग्नोरेंस यहां पर क्या कह रहा है, ये जो है वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज विदाउट वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। तो डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम, दो मैक्सिम होते हैं ना टॉर्ट लॉ के। तो ये कह रहा है कि अगर आपको नुकसान हुआ है किसी के किसी भी एक्शन की वजह से, लेकिन आपका कोई लीगल राइट उस पर्सन ने हार्म नहीं किया है, तो आप उम्मीद भी नहीं रखना किसी भी लीगल रेमेडी की। देयर वॉज एन एस्टेब्लिश्ड स्कूल ES in a particular locality. Subsequently, a new school NS was set up in the same locality, which charged lower fees, on account of which people started
पैट्रोनाइजिंग द न्यू स्कूल, मतलब मूव ऑन कर दिया, पुरानी स्कूल को छोड़कर बच्चे नए स्कूल में जाए जहां कम फीस है। बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ईएस हैड टू रिड्यूस इट्स फीस, ईएस ने कम कर दी अपनी फीस, और ईएस फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एनएस saying that NS had caused it financial loss and thus claimed compensation। तो पुरानी वाली जो स्कूल थी उसने कंपनसेशन क्लेम किया कि इस पर्टिकुलर नए स्कूल की वजह से मुझे फीस भी कम करनी पड़ी और मेरे बच्चों का भी मुझे नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। सिंपल सा जवाब है सर, नो लीगल राइट ऑफ ईएस हैज बीन वायलेटेड, देयरफॉर एज सच नो कंपनसेशन कुड बी ग्रांटेड। क्या आपको लगता है कि ये परफेक्ट आंसर है? बिल्कुल सही। यहां कह रहा है डैमेज इज कॉज टू ईएस देयरफॉर शुड बी अवॉर्डेड, गलत जवाब। ईएस शुड बी अवॉर्डेड, गलत जवाब। नो कंपनसेशन कुड बी ग्रांटेड एज रिडक्शन इन फीस इज अ गुड फॉर द पब्लिक, आंसर तो ठीक है लेकिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहां है आपका कोई भी लीगल राइट हार्म नहीं हुआ है तो आप कंपनसेशन के लिए सोचना भी मत। क्वेश्चन है, whenever there is an invasion of legal right, the person in whom the right is vested is entitled to bring an action through he has suffered no actual loss। बहुत सिंपल सा है, मतलब अभी हमने पढ़ा डेमनम साइन इंजूरिया, अब पढ़ रहे इंजूरिया साइन डेमनम, लॉस और हार्म एंड मे रिकवर डैमेज या कंपनसेशन। जहां कहीं भी किसी पर्सन के लीगल राइट में इन्वेंशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, जबकि वो लीगल राइट उसका था, वो यूज कर सकता था। अब जहां कहीं भी किसी का लीगल राइट सफर होता है, भले ही उसको रियलिटी में कोई लॉस नहीं हुआ, एक रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो अपना राइट यूज नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में वो रिकवरी ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। A was a qualified voter for the Lok Sabha election. However, a returning officer wrongfully refused to take A's vote. In spite of such wrongfully refusal, the candidate for whom A wanted to vote won the election, but A brought an action for damage। ये क्वेश्चन मैं कई बार पहले भी करा चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन मैं बीच बीच में इसीलिए रिपीट करता हूं दैट आई शुड गेट योर नॉलेज, मुझे पता चलना चाहिए, मुझे आपके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता चल जाए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी ख्यालों में हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी स्टडी के लिए सीरियस हो चुके हैं। क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मेरे पास सॉलिड रीजन है, यही क्वेश्चन मैं 4-5 बार करवा चुका हूं आपको। सिंपल सा जवाब था सर कि अगर किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइड वोटर जिसका राइट है, लीगल राइट है कि वो वोट डाल सके, और आपने बिना किसी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रीजन के उसको मना किया, भले ही जिस इलेक्शन पर्टिकुलर इलेक्टेड कैंडिडेट को वो जिताना चाहता था वो भी जीत गया, उसका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसका लीगल राइट हार्म किया है। सिंस नो लीगल राइट, गलत, legal right of A had been violated, therefore compensation should be granted to him। क्वेश्चन है, in a civil action for defamation, truth of defamatory matter is an absolute defense, however the burden of proving truth is on the defendant and he is liable if he does not successfully discharge this burden। ये कह रहा है टॉर्ट एक्शन में, सिविल एक्शन में अगर आपने किसी की बेइज्जती की है, डिफेमेशन के चार्जेस लगाए हैं और वो सच थी, वो सारी बातें सच थी, आपने कोई झूठ नहीं बोला उसके खिलाफ, आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कोई स्टिंग ऑपरेशन किया और उसने रिश्वत लेते हुए, आपके पास सारे वीडियोज है, सबूत है, और आपने ये खबर अखबार में छाप दी, तो यहां पर सबूत पेश करने की जिम्मेदारी आपकी होगी जो आप इल्जाम लगा रहे हो। अगर आप सबूत पेश नहीं कर पाए, एविडेंस नहीं दे पाए, तो फिर आप उसको कंपनसेशन देंगे, उसकी मानहानि का, उसकी बेइज्जती का। डी,
who was the editor of a local weekly, published a series of articles mentioning that P, who was a government servant, issued false certificate, accepted bribe, adopted corrupt and illegal means to mint money, and was a mischief monarch. P brought a civil action against D, who could not prove the fact published by him under the circumstances. अब ध्यान से सुनो, D जो है लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसने एक आर्टिकल छापा और एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो पी है उसके खिलाफ बोला, झूठे सर्टिफिकेट इश्यू करता है, रिश्वतखोर है, करप्ट और सारे गलत काम अपनाता है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, पी ने डी के खिलाफ सिविल एक्शन लिया और डी ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि जो जो बातें मैंने अपने पब्लिश की है, जो जो न्यूज़पेपर में छापा है उसके के लिए उसके पास कोई सबूत थे ही नहीं। तो अब कितना इजी हो गया है आप लोगों के लिए इसका जवाब देना। डी वुड बी लायबल सिंस ही कुड नॉट प्रूव द फैक्ट। परफेक्ट आंसर है, डी वुड नॉट गलत जवाब, डी वुड नॉट गलत जवाब, नन ऑफ द अबाउ तो हो ही नहीं सकता, तो डी ही लायबल होगा क्योंकि वो प्रूव ही नहीं कर पाया अपने सारे फैक्ट्स को। क्वेश्चन है, अ गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड एज टू द लेटर। कह रहा है कि अगर मान लो गिफ्ट है तो गिफ्ट में एक हिस्सा तो ऐसा है जो प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल है, प्लस उसी गिफ्ट का दूसरा हिस्सा ऐसा है जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मिलाकर आपने अगर किसी को दोनों मिलाकर ये गिफ्ट दे दिया है, जबकि एक चीज आपके पास अभी है ही नहीं, तो प्रेजेंट वाला जो होगा ना वो तो वैलिड है लेकिन फ्यूचर वाला वॉइड है। ठीक है, अब समझना। X has a house which is owned by him. He contracted to purchase a plot of land adjacent to the said house, but the sale of the plot of land in his favor is yet to be completed. He make a gift of both the properties, house and land, to Y under the aforementioned circumstances. एक्स के पास ऑलरेडी एक घर है जिसका वो मालिक है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक उसी के पास का प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा लेने की कोशिश कर रहा है जो उसके घर के चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी लैंड जो जमीन है वो अभी तक उसके फेवर में ट्रांसफर नहीं हुई है। अब वो क्या करता है, प्रेजेंट गिफ्ट मतलब हाउस और जमीन का वो टुकड़ा अभी ट्रांसफर हुआ नहीं उसके पास, दोनों मिलाकर किसी और को वाई को गिफ्ट दे देता है। गिफ्ट ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज वैलिड, गिफ्ट ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज वॉइड, गिफ्ट ऑफ हाउस इज वॉइड बट द गिफ्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज वैलिड, गिफ्ट ऑफ हाउस इज वैलिड बट द गिफ्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज वॉइड। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या है? तो सर इसका परफेक्ट आंसर है डी, क्योंकि हाउस उसके पास था, प्रेजेंट सिचुएशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो होगी वैलिड, लेकिन ये फ्यूचर वाली जो पॉइंट है ये वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये अभी तक आपके पास इसका पोजीशन, इसकी ओनरशिप नहीं आई है, तो आप किसी को गिफ्ट दे भी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, केविट एम्प्टर टाई, इट मींस लेट द बायर बिवेयर, जागो ग्राहक जागो, stand for the practical skill and judgment of the buyer in his choice of goods for purchases। तो ये कह रहा है कि ये जो एक मैगजिम है जागो ग्राहक जागो, ये इस बारे में बात करता है कि ये प्रैक्टिकल स्किल और जजमेंट है किसकी? बायर की, कि जब वो कोई सामान खरीदे तो सोच समझ कर खरीदे। इन हिज चॉइस ऑफ गुड्स, it is the business of the buyer to judge for himself that what he buys has it use and worth for him। तो यहां ये बायर की ही बिजनेस है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी वो खरीद रहा हो उसके बारे में इंश्योर हो जाए कि क्या वो चीज मेरे काम की है और वाकई में इसके लिए मुझे इतने पैसे देने चाहिए। Once bought and if the buy is not up to his expectation then he alone is to be blamed and no one else। अगर वो कोई सामान खरीद लेता है और बाद में उसको लगता है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है सामान, तो फिर वो खुद अपने आप को ब्लेम करे, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। For the purpose of making uniform for the employees, A brought dark blue colored cloth from B but did not disclose to the seller B the specific purpose of the said purchase। A को अपने एम्प्लॉयज के लिए यूनिफॉर्म बनवानी थी, उसने डार्क ब्लू कलर का एक कपड़ा B से खरीदा, लेकिन B को यह नहीं बताया कि यह कपड़ा मैं किस लिए यूज करूंगा, यूनिफॉर्म बनाने के लिए यूज करूंगा या नहीं।
When uniforms were prepared and used by the employees, the cloth was found unfit. और जब उसने यूनिफॉर्म बनवा दी उस कपड़े की और अपने एम्प्लॉयज को यूज करने के लिए दे दी वो यूनिफॉर्म, तो एम्प्लॉयज ने शिकायत की कि ये सही नहीं है कपड़ा. However, the cloth was fit for a variety of other purpose such as making caps, boots and carriage lining. तो यहां पर वो जो कपड़ा था ना, वो यूनिफॉर्म का नहीं था, वो टोपियां बनाने के लिए, वो बूट्स बनाने के लिए, उनमें काम आने वाला कपड़ा था. लेकिन आपने सामने वाले को बताया ही नहीं कि मुझे कपड़ा क्यों चाहिए, मुझे शरीर की यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा चाहिए. अब यहां पर सवाल बहुत सिंपल सा है कि भुगतेगा कौन, भुगतेगा कौन. चलिए देखते हैं. Applying the aforesaid principle, which of the following derivations is correct as regard remedy available to A in the given situation? क्या A क्लेम कर सकता है कि सामने वाले ने मुझे सही कपड़ा नहीं दिया या नहीं दिया के दिया? तो A, the buyer would succeed in getting some remedy from B. गलत जवाब सर, क्योंकि हमने प्रिंसिपल में पढ़ा कि ये सारी जिम्मेदारी बायर की है कि वो खरीदते टाइम अपने आप को सेटिस्फाइड कर ले कि मैं जो कर रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं, वो मेरे लिए सही है या नहीं है. आपने उसको बताया था क्या कि मुझे क्यों कपड़ा चाहिए? नहीं बताया. ए, द बायर वुड नॉट सक्सीड इन गेटिंग एनी रेमेडी फ्रॉम बी. सही जवाब. ए वुड सक्सीड, गलत जवाब. ए वुड सक्सीड इन गेटिंग अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लॉथ, गलत जवाब. तो यहां पर ए को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी. अगर ए पहले ही जाके क्लैरिफाई कर देता कि मुझे ये कपड़ा क्यों खरीदना है, मुझे इसकी यूनिफॉर्म बनवानी है मेरे एम्प्लॉयज के लिए, फिर अगर बी सही कपड़ा नहीं देता तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की होती. क्वेश्चन है, द ट्रांसफरर ऑफ गुड्स कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ पजेस. बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है लेकिन बहुत गहरी बात कहता है. क्या गहरी बात है इसमें? यह कहता है कि जो पर्टिकुलर बंदा गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो उससे ज्यादा राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता जितना उसके पास है. एक्स सेल अ स्टोलन बाइक टू वाई. Y buys it in a good faith. X ने एक चोरी की हुई बाइक Y को बेची और Y को बेचारे को कुछ नहीं पता, तो उसने नॉर्मल तरीके से वो बाइक खरीद ली. अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दें अगले 1 मिनट के अंदर अंदर. छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है वो काफी अच्छा है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर करें. बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए. चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा जवाब है कि सर अगर एक्स उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर नहीं था तो वो ओनरशिप ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, तो वाई के पास गुड टाइटल तो आया ही नहीं ना, तो द रियल ओनर कैन नॉट गेट बैक द बाइक. ये सवाल ही नहीं अपना. वाई विल गेट नो टाइटल एज ट्रांसफर, एक्स टाइटल वॉज डिफेक्टिव, क्योंकि जिसने ट्रांसफर किया जब उसके पास ही रियल टाइटल नहीं था तो वो गुड टाइटल ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में रियल ओनर वापस क्लेम कर सकता है. इसका सही जवाब बी होगा. अगला क्वेश्चन है, नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी और अ फेलर ऑफ वन पार्टी टू एक्सरसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर required by law, resulting in a damage to the party to whom the duty was owed. A plaintiff can take civil action against the respondent if the respondent negligently caused the plaintiff injury or loss to the property. नेग्लिजेंस का मतलब है ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फेलियर ऑफ वन पार्टी टू एक्सरसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड बाय लॉ. कानूनी रूप से अगर आपके पास कोई ड्यूटी है, जैसे सड़क पर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरी कानूनी ड्यूटी बनती है कि मेरी गाड़ी की स्पीड, मेरी गाड़ी का कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि किसी और को मैं नुकसान ना पहुंचाऊं. ये कानूनी ड्यूटी है.
तो अगर मैं उस ड्यूटी में फेल हो गया या मैंने सही से केयरफुल तरीके से वो ड्यूटी पूरी नहीं की, ये नेग्लिजेंस है। अब इसकी वजह से किसी को डैमेज हो गया जिसके ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी, अब प्लेंटिफ कैन टेक सिविल एक्शन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को गाड़ी चलाते वक्त मैंने टच किया, टक्कर मारी है, वो मुझसे रेस्पोंडेंट से डैमेज क्लेम कर सकता है। डी वेंट टू अ कैफे एंड ऑर्डर्ड एंड पेड फॉर अ टिन कैन ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक। डी कैफे में जाता है और वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन होता है ना, हाँ बिल्कुल, वो ऑर्डर करता है। द टिन वॉज ओपेक। ओपेक का मतलब होता है चारों तरफ से ढका हुआ, मतलब वो एक तो होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें हम आर पार देख सकते हैं कि अंदर क्या है। ओपेक का मतलब होता है जिसके अंदर हम झांक नहीं सके, देख नहीं सके। एंड देयरफॉर द कंटेंट कुड नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, तो हमें पता ही नहीं अंदर क्या है। शी, जो लड़की थी डी, कंज्यूम्ड सम ऑफ द कंटेंट एंड देन लिफ्टेड द टिन टू पोर द रिमाइंडर ऑफ द कंटेंट इनटू अ टम्बलर। कुछ तो उसने पी लिया, फिर उसको कुछ अजीब लगा ना, तो उसने पूरा के पूरा एक प्याले में उड़ेल दिया जो सॉफ्ट ड्रिंक था। The remains of a snail in a decomposed state dropped out of the tin into the tumbler. अब यहां पर उसको देखकर हालत खराब हो गई, क्योंकि जब उसने बाकी का पूरा के पूरा सॉफ्ट ड्रिंक टम्बलर में, प्याले में उड़ेला, तो उसमें रिमेनिंग डीकम्पोज्ड कंपोनेंट ऑफ स्नेल्स, घोंगा जो होता है ना, उसका बचा खुचा टूटा फूटा बिखरा हुआ हिस्सा जो था वो उस सॉफ्ट ड्रिंक के साथ बाहर आ गया। तो बाकी का कहां है, समझ गए ना, डी के पेट में। डी लेटर कंप्लेंड ऑफ अ स्टमक पेन एंड हर डॉक्टर डायग्नोज्ड हर एज हैविंग गैस्ट्रोएंट्रिटिस एंड बीइंग इन अ स्टेट ऑफ सीवियर शॉक। उसको पेट में दर्द हुआ, फिर तो डॉक्टर के पास गई, उसने डायग्नोज किया, फिर एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा और वो बहुत भयंकर शॉक में चली गई। सी सूड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रिंक फॉर नेग्लिजेंस। उसने मैन्युफैक्चरर पे, किस पे, यहां पर सुनना, उसने मैन्युफैक्चरर पे, सेलर पे नहीं, कैफे ओनर पे नहीं, मैन्युफैक्चरर पे उसने केस फाइल किया कि इस बंदे की नेग्लिजेंसी की वजह से मेरे शरीर को डैमेज हुआ है, मुझे उस आदमी से कंपनसेशन चाहिए। So the manufacturer is liable for negligence as it owed at a duty to consume to take reasonable care to ensure that its products are safe for consumption। कि सर मैन्युफैक्चरर लायबल होगा, 100% लायबल होगा, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी है, उसी की ड्यूटी है कि वो उसका प्रोडक्ट सेफली कंज्यूमर तक पहुंचाए। The manufacturer is not liable for negligence as there is no direct contract between D and the manufacturer. No duty is owed by the manufacturer towards a particular consumer. कह रहा है मैन्युफैक्चरर की कोई ड्यूटी नहीं है नेग्लिजेंस के प्रति, क्यों, क्योंकि डी का उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अच्छा, द मैन्युफैक्चरर इज नॉट लायबल फॉर नेग्लिजेंस बिकॉज इट वुड अदरवाइज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर टू डू बिजनेस। क्या अगर छोटे मोटे ऐसे लफड़ों में मैन्युफैक्चरर पड़ेगा तो बेचारा बिजनेस कैसे करेगा, इतना बड़ा बिजनेस है उसका। The manufacturer could be made liable under criminal law but not for the tort of negligence। तो सही आंसर होगा ए। ये आंसर सही नहीं है कि उसकी ड्यूटी थी कि उससे, उसकी फैक्ट्री से, उसकी कंपनी से निकलने वाला हर एक प्रोडक्ट, हर एक आइटम जो है वो सेफ होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसके कंजम्पशन से नुकसान नहीं पहुंचे। ये उसकी ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। विकेरियस लायबिलिटी याद आ रहा है, विकेरियस लायबिलिटी, करे कोई भरे कोई। प्रोवाइडेड, मास्टर जो होगा वो सर्वेंट के लिए उसके कमिटेड रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लायबल होगा। प्रोवाइडेड मतलब शर्त यह है, कंडीशन यह है, द एक्ट आर कमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी सर्वेंट एक्ट कर रहा है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, वो उस पर्टिकुलर काम का हिस्सा होना चाहिए जो सर्वेंट को ऑथोराइज्ड किया गया है। हाउएवर द मास्टर इज नॉट लायबल इफ द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट हैज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर विद द सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कह रहा है कि अगर सर्वेंट कोई ऐसा काम करता है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है, तो उसके लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। डी इज अ ड्राइवर एम्प्लॉयड बाय एम। डी जो है वो ड्राइवर है,
और उसका एम्प्लॉय कौन है? एम, एम्प्लॉयर जो है सॉरी एम है। हु इज द ओनर ऑफ कंपनी, और कंपनी का ओनर भी कौन है? एम। ड्यूरिंग द लंच टाइम डी गोज टू क्लोजली टी शॉप टू हैव अ कप ऑफ टी। तो डी जो ड्राइवर था लंच टाइम के दौरान बाहर चला गया चाय की दुकान पर। देयर देयर मतलब वो जो है ड्राइवर जो है पिकअप फाइट विद द टी शॉप ओनर टी विच रिजल्टेड इन सम डैमेज टू हिज शॉप। अब यहां पर डी बाहर चला गया, चाय वाले की दुकान के साथ कुछ झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, और झगड़े में उसकी दुकान को नुकसान पहुंच गया चाय वाले को। टी वांट टू सू एम फॉर कंपनसेशन फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय द फाइट। अब टी जो दुकान का मालिक है, शॉप का मालिक है, चाय की दुकान का मालिक है, वो एम नाम के उस पर्टिकुलर कंपनी ओनर पर केस फाइल करना चाहता है, क्योंकि आपके ड्राइवर की वजह से मुझे डैमेज हुआ, तो आपके सर्वेंट की हरकतों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपके हिसाब से क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा? बताइए। चलिए कि सर सर्वेंट के थ्रू, सर्वेंट ने अगर कोई काम किया है तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा, तो ये कह रहा है एम लायबल होगा क्योंकि डी उसका सर्वेंट है। बोथ एम और डी विल बी लायबल। एम विल नॉट बी लायबल बिकॉज द रॉन्गफुल एक्ट मतलब पिकिंग अप फाइट वॉज नॉट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही, हमने आपको ड्राइविंग के लिए रखा है, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द राइट टू लाइफ which means right to live with a human dignity. The right to life under the constitution however does not include the right to die. तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जिंदगी जीने का अधिकार देता है। जिंदगी जीने का अधिकार का मतलब है इंसानों की तरह इज्जत के साथ, लेकिन राइट टू लाइफ जो है वो कभी भी राइट टू डाई मतलब मरने का अधिकार नहीं देता। एम, हु इज 90 जो 90 साल का है, लिव्स ऑल अलोन एज ही हैज नो फैमिली और चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। तो वो बेचारा अकेला रहता है इतना बूढ़ा, क्योंकि ना तो कोई फैमिली है, ना बच्चे हैं और ना ही कोई पोते पोती। ही सफर्स फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल डिस्ट्रेस, और बेचारा बहुत फिजिकल और मेंटली डिस्ट्रेस है, परेशान है। एज देर इज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्योंकि उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। ही हैज अ लिटिल मीन्स टू फूट हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, और बहुत ही उसके पास कम है पैसा कि वो मेडिकल एक्सपेंसेस अपने उठा सके। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस he approached the court with a prayer that he should be granted the right to die with dignity because he does not want to be a burden on the society. Further, as it is his life, he has a right to put an end to it. तो ये कह रहा है, कोर्ट के पास जाता है और प्रेयर करता है कि मुझे आज़ादी से इज्जत के साथ मरने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि मैं सोसाइटी पर, समाज पर बोझ नहीं बनना चाहता, बर्डन नहीं बनना चाहता, और चूंकि मुझे मेरे पास में राइट टू लाइफ है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, तो मरने का भी अधिकार मुझे मिलना चाहिए। द प्रेयर कैन बी ग्रांटेड एज सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। कि सर प्रेयर जो है वो ग्रांट की जाएगी क्योंकि सुसाइड जो है वो ऑफेंस नहीं है। अब आप लोग इसमें चौंकिए मत, अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑफेंस है, सुसाइड करने के बाद उस बेचारे पर कोई ऑफेंस नहीं लगता क्योंकि वो तो मर ही चुका है ना। द प्रेयर कैन बी ग्रांटेड, देखो ग्रांट तो नहीं करेंगे हम। The prayer can be granted, no. The prayer cannot be granted as the right to life under the constitution does not include right to die. ये तो हमें क्लियर पहले ही पता चल गया कि जिंदगी जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, trespass to land means direct interference with the possession of land without lawful justification. Trespass could be committed either by a person himself entering the land or another person or doing the same through some tangible objects. ट्रेसपास का मतलब है किसी पर्टिकुलर पर्सन की जमीन में इंटरफ्रेंस करना विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। ट्रेसपास आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, किसी और पर्सन के थ्रू भी कर सकते हो, और कोई सामान फेंक कर, कोई ऑब्जेक्ट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट फेंक कर भी कर सकते हो। ए थ्रो सम स्टोन्स अपॉन हिज नेबर्स प्रीमाइसेस। ए जो है वो अपने पड़ोसी के प्रीमाइसेस पर कुछ पत्थर फेंकता है। तो सवाल ये है कि क्या ए ने ट्रेसपास किया है या नहीं किया है, बताइए। ए हैज कमिटेड, ए हैज नॉट कमिटेड, ए हैज कमिटेड न्यूसेंस, नन ऑफ द अबाउ। तो सर ए ने ट्रेसपास किया है, क्योंकि कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स किसी और की जमीन पर इंटरफेरेंस करना, फेंकना, ये भी क्या है, ट्रेसपास है। क्वेश्चन है, nuisance is an unlawful interference with the person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it. nuisance का मतलब है कि आप डायरेक्टली फिजिकली या किसी तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन की जमीन पर इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली किसी और तरीके से उसको परेशान कर रहे हो कि वो अपनी जमीन का फुल यूज नहीं ले पा रहा। If the interference is direct, the wrong is trespass, whereas if the interference is consequential, it amounts to nuisance. अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्ट इंटरफेरेंस करता है तो वो तो है ट्रेसपास, और इनडायरेक्ट करता है कंसीक्वेंसेस से तो वो क्या कहलाएगा, न्यूसेंस कहलाएगा। A plant a tree on his land, however he allow its branches to project over the land of B. A ने अपनी जमीन पर एक पेड़ उगाया, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं, वो पड़ोसी की जमीन तक उसके ऊपर लटक रही है, उसकी जमीन के ऊपर लटक रही है। तो अब बताओ ये क्या है, तो सर ए ने न्यूसेंस किया है, ट्रेसपास नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है, इन कंसीक्वेंशियल्स है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, interference with another goods in a such a way as to deny by the latter's title to the goods amount to conversion, and thus it is a civil wrong. It is an act intentionally done inconsistent with the owner's right, though the doer may not know of intent to challenge the property or possession of the true owner. किसी पर्टिकुलर दूसरे पर्सन के गुड्स में इंटरफेरेंस करना ताकि उस सामने वाले जो जो सेकंड पर्सन है उसका टाइटल डिनाई हो जाए, ये जो है वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जन कहलाएगा, और ये सिविल रॉन्ग है। चाहे एक्ट इंटेंशनली किया गया हो, इनकंसिस्टेंट विद द ओनर्स राइट, तो द ओन डूअर मे नॉट नो, भले उसको पता नहीं हो कि मैंने, मेरे हाथ से ये गलती हो गई है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। R went to cycle stand to park his cycle. Seeing the stand fully occupied, he removed a few bicycles in order to rearrange a portion of his stand and make some space for his bicycle. He parked his bicycle properly and put back all the bicycles except the one belonging to S. In fact, R was in a hurry and therefore he could not put S bicycle. Somebody came on the way and took away S bicycle. The watchman of the stand did not take care of it, assuming that the bicycle was not parked inside the stand. S filed a suit against R for conversion. आर बहुत जल्दी में था, वो क्या करता है, जल्दी जल्दी भागता है और एक साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल पार्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी साइकिल्स थी ऑलरेडी, तो वो क्या करता है, अरेंज करता है, रीअरेंज करता है, कुछ को बाहर निकालता है, कुछ को अंदर डालता है, अपनी साइकिल की जगह बना देता है। लेकिन जब वो जा रहा था तो एस की साइकिल बाहर छूट गई। अब ऐसे केस में कोई बंदा वहां से निकलता हुआ एस की साइकिल चुराने की कोशिश करता है, लेकर चला जाता है। वॉचमैन को लगता है कि साइकिल तो पार्किंग के अंदर है ही नहीं, तो मैं क्यों ध्यान दूं। तो अब ऐसे केस में एस ने कंप्लेन की है आर के खिलाफ कि इस पर्सन ने मेरे गुड्स को कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन किया है। तो आर कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ वॉचमैन, एस वुड सक्सीड बिकॉज आर एक्ट लेड टू द स्टीलिंग ऑफ हिज बाइसिकल। तो यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना कि सर यहां पर एस सक्सीड हो जाएगा क्योंकि आर का एक्ट, आर की वजह से ये सारी चोरी का कांड हुआ है। बिल्कुल सही जवाब, एस को कंपनसेशन कौन देगा, आर देगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।